कल के बाजार को लेकर के काफी सारी थ्योरीज निकल करके आ रही हैं और यूएस ने जो स्ट्राइक करा ईरान के ऊपर, इसके ऊपर थ्योरी निकल के आ रही है। कल के बाजार को लेकर के थ्योरी आ रही है, तो इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें सोर्स्ड बाय न्यूज हैं। इस समय पे कितनी क्लैरिटी है, कितनी क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कहीं से कोई न्यूज आ जाती है, कहीं से कोई न्यूज आ जाती है। जैसे कल रात तक काफी सारी चीजें क्लियर नहीं थी, आज ये होने लगा कि जो खमीनी है वो अब नहीं रहे हैं, उनकी फैमिली अब नहीं रही है, तो सक्सेसर प्लान कौन सा होगा। तो काफी सारा जो इन्फ्लो है वो आ रहा है और कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा ये कहीं ना कहीं न्यूज बेस्ड होने वाली है और शायद ये आगे चल करके अपडेट भी हो जाए। तो आई होप यहां पे मैंने कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर कर दिया है। बट अब बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। अभी तक ये बताया जा रहा है कि खमीनी और उनकी फैमिली को टारगेट किया गया है तेहरान के अंदर और अब यहाँ पे जो सक्सेसर प्लान है इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो दुबई के साथ ये जो एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर आप कह सकते हो ये शुरू हो गई है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। और इसका इंपैक्ट सबसे बुरा होने वाला है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें। देखो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर है तेल का कुआं, और इंडिया हो या चाइना इसके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है जब तेल के कुएं के ऊपर कोई इंपैक्ट होता है। और यहां पर एक मेजर झटका लगने लग गया है। इवन दुबई के अंदर, इवन पूरे यूएई की अगर हम बात करें तो पूरी की वो जो फ्लाइट्स हैं वो रोक दी गई हैं। काफ़ी सारे लोगों को बोला गया है कि भाई आप सेफ रहो इस समय पे, और मेन एरियाज को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करो, टॉप लीडरशिप अब खत्म हो चुकी है एज पर न्यूज़, राइट। अब ये टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि जो नई लीडरशिप आएगी वो इस सिचुएशन को कैसे देखती है। अब जो नई लीडरशिप आई है एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब उन्होंने ये बोला है कि हम सरेंडर नहीं कर रहे, हम अब कठपुतली की तरह काम नहीं करेंगे जैसे कि वेनेजुएला के अंदर हुआ। हम यहां पर फाइट बैक करेंगे, हम अपनी जो वैल्यूज हैं उसको बचा करके रखेंगे। और इसी वजह से ये अपने आसपास हर जगह बॉम्बिंग करने की शुरुआत कर चुके हैं, चाहे वो दुबई हो चाहे वो इजराइल हो, मतलब हर जगह पे जो हमले हैं वो अब कंटिन्यू चलने वाले हैं। इसी के साथ साथ अब जो एयर बेसिस हैं, इसी के साथ साथ जो बेसिस हैं यूएस के, उसको लेकर के भी अब खतरा सामने आ चुका है कि भाई ये कितना जो फाइट है इसको संभाल पाएंगे, बिकॉज यहां पर पूरी प्रोटेक्शन तो ये लोग नहीं कर पाते। अब जो दुबई है या फिर यूएई है इसको लेकर के एक बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि यूएई को काफी लोग सेफ हेवन मानते थे। काफी जब भी लड़ाई हुआ करती थी तो लोग कहते थे यार सब छोड़ो यूएई चल जाते हैं, वहां पे चीजें शांत हो जाएंगी। चाहे जब यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, चाहे पहले इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर हो रही थी, कभी भी कोई दिक्कत आ रही थी। इवन इंडिया के अंदर भी, इंडिया के काफी सारे लोग यूएई के अंदर रहते हैं। क्यों? हम लोग अभी तक ये कह रहे थे कि भाई वो टैक्स हेवन है, और अब वो टैक्स हेवन ही खतरे में आ चुका है। तो इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आप यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाओगे, अपनी मिलिट्री पावर को यूज नहीं करोगे, तो चीजें खराब होने वाली हैं। और ये चीज खराब होते हुए दिख रही है। यूएई इतना ज्यादा ग्रो भी इस वजह से कर पाया था बिकॉज उसने अपना जो मिलिट्री था वो आउटसोर्स कर दिया था यूएस को कि आप आकर के हमारी रक्षा करना। और आप, मुझे लग नहीं रहा कि यूएस इस बार उनकी उस लेवल पे रक्षा कर पा रहा है जिस लेवल पे वो खुद की करता है। तो यहां पर एक और चीज हो गई कि यूएई के लिए भी अब जो मिलिट्री है वो, मुझे लगता है कि ये जब वॉर शांत हो जाएगी तो ग्रो करते हुए दिखेंगे। वो जो स्पेंडिंग है मिलिट्री के ऊपर ये करते हुए दिखने वाले। अदर देन दैट, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो भाई डिफेंस सेक्टर अब काफी तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि जो वेनेजुएला के साथ हुआ, यूएई के साथ हुआ, इजराइल और ईरान के साथ हो रहा है, यूएस हर जगह आकर के इंटरसेप्ट कर रहा है। इन सारी चीजों को देख करके अब हर एक नेशन अपना जो बजट है मिलिट्री को लेकर के ये बढ़ाना चाहिए। हमारे बजट के अंदर भी कुछ चीजें होते हुए दिखी। एक जो बहुत अच्छी चीज है उसको लेकर के मैं भी प्राउड हूं कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अच्छा है कि हमारे पास है, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं होती तो एक थोड़ा सा जो रिस्क था वो बढ़ जाता हमारे लिए भी। लेकिन हमारे पास है तो अब चीज़ें काफ़ी शांत है, क्योंकि ईरान के ऊपर भी जो हमला किया गया वो ये बोल करके किया गया कि भाई आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। भाई दुनिया में जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो कोई दूसरी कंट्री बना रही है तो दिक्कत क्या है। वहाँ पे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस, बहुत अच्छा अलग अलग डिबेट चल रही है, लेकिन ये अथॉरिटी दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दी कि आप दूसरे देशों के बिहाफ पे अपने देश का फैसला करने वाले हो, जो कि पर्सनली मेरा मानना है कि सही है गलत है, मतलब मैं अपना ओपिनियन दूंगा ही नहीं इस समय पे, बिकॉज काफी सारी अनसर्टिनिटी है इस समय पे। अदर देन दैट, अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये अभी खत्म नहीं होती, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी इसकी कोई भी उम्मीद लग नहीं रही कि ये बहुत जल्दी खत्म होगा, तो कल का बाजार तो गिरने वाला है। आप याद रखो अभी हमारे जो आईटी सेक्टर की वजह से करीब 30 से 40% के आसपास एक बड़ी गिरावट हो चुकी है। इसी के साथ साथ अभी जो हमारी इकोनॉमी है ये भी रिकवर नहीं कर पा रही है। अभी जो इन्फ्लेशन का खतरा ये भी बढ़ गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट यहाँ पे जो तेल के कुएं हैं, अगर यहाँ पर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, इस पे एक मेजर झटका आएगा। और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से स्पाइक करने वाले हैं।
स्टेट ऑफ हमूस के ऊपर भी बात हो रही है कि यहां पर भी जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। और अगर एक बार ये चीज़ें हो गई, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर ये चीज़ हो गई तो ऑयल प्राइसेस राइज हो जाएंगे और इसको खुलवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो यूएस हो, क्योंकि यहाँ पे ऑन ग्राउंड पे आप फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईरान है वो पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप सिर्फ स्ट्राइक कर सकते हो, और अगर आप स्ट्राइक करते रहोगे, उन्होंने बोला कि भाई अब मैं ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ, तो आपकी ऑयल सप्लाई काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाएगी। अगर ऑयल सप्लाई ब्लॉक हो गई तो इस समय पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, मतलब तबाही का जो मंजर है वो आप देखते हुए बनता है कि फिर क्या होगा ये तो इस समय पे कोई नहीं बता पा रहा, क्योंकि ऑयल जो है उस पर्टिकुलर गेट से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी के देर के अंदर जो ईरान है वो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। आप इस तरीके से सोचो कि आपको एक मेजर खतरा है और आपको ये पता है कि अगर मैंने कुछ नहीं करा तो मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, तो आप उस केस के अंदर क्या करोगे? आपके हाथ में जो आएगा, जहां आएगा, आप वहां पर हिलाना शुरू करोगे, मारना शुरू करोगे कि भाई मेरे को बचना है, मेरे को सर्वाइव करना है। और ईरान इस समय पे यही कर रहा है कि भाई लीडरशिप अब खत्म हो चुकी है, अब मुझे बस सर्वाइवल इस समय पे करना है, तो मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा ताकि ईरान एज अ नेशन बच पाए। और यही चीज लोगों के लिए खतरा हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास अगर खोने के लिए कुछ नहीं है, लीडरशिप जो कि कंट्रोल कर रही है उसने वो बची ही नहीं, तो अब वो जो नेशन है वो कहां तक जा सकता है किसी को नहीं पता। अब ये भी चीज है कि भाई अगर दुबई के अंदर चीजें खराब रहती हैं तो याद रखना ऑयल सप्लाई काफी ज्यादा पंगे में पड़ सकता है। अब देखो चाइना और इंडिया के लिए, दोनों के लिए बहुत बुरा हाल है, लेकिन चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। ये कहा जा रहा है कि यूएस ने ये सारी चीज़ें जानबूझ के करी हैं, ये एक थ्योरी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। ये जो थ्योरी मार्केट के अंदर चल रही है, मैं बस वो थ्योरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही भी हो सकती है और पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है। थ्योरी ये चल रही है कि जो यूएस है उसने जब वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, अब जब ईरान के ऊपर हमला किया, और आने वाले टाइम पर जो नाइजीरिया है उसका भी तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा चाइना के ऊपर, क्योंकि जो चाइना है वो भी दबा करके इंपोर्ट ईरान से करता है, इराक से करता है, वेनेजुएला से करता है, रशिया से करता है। तो जो चाइना है वो सिर्फ अब रशिया से ही इंपोर्ट कर पाएगा, और जो उसका सस्ता तेल अभी तक वो मिल पा रहा था उसके ऊपर हमला करने की कोशिश है इनडायरेक्टली। यहाँ पे देखो प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि जो रशिया है और चाइना है वो बचाने आएंगे ईरान को, बट कोई कहीं से नहीं आता। और ये चीज़ हमें पता चल गई कि अगर आप पर्टिकुलरली स्ट्रांग हो तब तो आप कुछ कर लोगे, अदरवाइज कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। तो ये एक बहुत बड़ी थ्योरी चल रही है कि ये सारा का सारा जो कांड हुआ है लास्ट 6 महीने साल भर के अंदर, जहाँ पे वेनेजुएला और इन सब पे हमले करके यूएस ने कैप्चर करने की कोशिश करी है, वो इस वजह से हुआ है ताकि जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर चाइना की वो बढ़ाई जा सके। अगर चाइना को नीचे लाना तो ऑयल बंद किया जा सके। अगर आप देखोगे तो यूएई है वो काफी हद तक कंट्रोल कर पाता है यूएस, तो इसी वजह से यहां पर एक मेजर झटका लग सकता है। ये सिर्फ थ्योरी है, कितना सही है कितना नहीं है मुझे नहीं पता। अगर मैं बात करूं कल की स्टॉक मार्केट को लेकर के, भाई कल स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होना चाहिए और कल को लेकर के आपका प्लान कैसा होना चाहिए, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बताना चाहूं तो कल क्या होता है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल क्या होगा? बाजार मैं कह रहा हूं 2%, 5%, 10% गिर जाएगा, इतना होना तो ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट हो कुछ भी सकता है। ठीक है, इसको इम्पॉसिबल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उम्मीदें तो फिर भी कहीं ना कहीं होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है? इस सिचुएशन के अंदर सिंपल सा रीजन है कि अगर बाजार गिरता भी है तो इन्वेस्टेड रहो, कल काफी सारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और वहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मेरे हिसाब से बाजार जब ओपन होगा और ये वॉर अगर चलती रहती है कल तक, तो बाजार के अंदर एक डाउन दिखेगा एंड देन बाजार धीरे धीरे करके रिकवर कर जाएगा। बाजार जो है चीजों को प्राइस इन कर देता है, तो जो होना है आप जब तक उठोगे आपकी कंट्रोल होने से पहले ही बाजार चीजों को या तो फैक्टर इन कर देगा, तोड़ देगा मार्केट को, या फिर मार्केट को बढ़ा देगा। तो आपके हाथ में एक्चुअली कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज, आप जो एसआईपी कर रहे हो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए तो आई होप नहीं कर रहे होगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवर द वीकेंड अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो काफी लोग कहते हैं यार मंडे को होगा खेल, ये आप टाइटल डालते हो, क्योंकि भाई जब से ट्रंप आया हर वीकेंड कुछ ना कुछ ऐसा कांड करता है जिससे मंडे के लिए एक तगड़ी न्यूज़ तैयार रहती है। तो यही चीज़ इस बार भी हुई है। अब मंडे तक ये वॉर चलती है नहीं चलती है, ये फाइट चलती है नहीं चलती है, डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली कल एक बाजार में करेक्शन देखने को मिलेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि आप ये समझो वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन आ सकता है, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए जो रेट है उसको हाई किया जा सकता है, जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो सकता है अगले 1 से 2 साल तक। अगर ऐसा रह जाता है तो इस सिचुएशन के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी और आपको अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता और वॉर कल की कल निपट जाती है तो बाजार में रिकवरी आ जाएगी। तो बोथ केस के अंदर एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए अच्छा है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो ट्रेडिंग मेरे हिसाब से
कल थोड़ा सा संभल के करना। और ये लास्ट एक साल से हो रहा है, कभी ट्रंप कर देता है, कभी इजराइल पैलेस्टीन कर देता है, कभी इजराइल ईरान कर देता है, और ये चीज़ होती रहती है। और स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से फ्राइडे एंड और मंडे मॉर्निंग इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रिस्की रहती है, ये चीज़ हमने देखी है। चांसेस हाई है कि भाई जब भी कल बाजार खुले और ये वॉर खत्म हो जाए तो अच्छा है, अगर ये खत्म नहीं होती तो फिर ये एक्सटेंड कर सकती है। अगर ये एक्सटेंड कर गई और स्टेट ऑफ हर्मुज तक चीज़ें आ गई, अगर मैं उसको सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो उस सिचुएशन के अंदर एक बड़ा झटका लगेगा इंडिया को। आप याद रखना, इंडिया एक सेंटर में आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? टेक वॉर के अंदर हम एआई को एज अ फ्रंट लीड नहीं कर रहे, मतलब क्या आईटी सर्विसेज पिट रही हैं यहाँ पे। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम पे कहीं ना कहीं टैरिफ लगा दिए रिसेंटली ट्रंप ने कि भाई तुम्हारी सोलर इंडस्ट्री खत्म कर देता हूँ, एक और बार पिट गए हम। अगर हम बात करें कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, आपको पता है, न्यूज़ आती रहती है, यहाँ पर भी दिक्कत आ गई। एक मेजर चीज़ ऑयल, अगर ऑयल के ऊपर कोई इशू आता है तो भाई इंडियन स्टॉक मार्केट तो फ्री फॉल होकर के गिरती है, यहाँ पर भी अब दिक्कत आ गई है। तो दिक्कतें इंडिया के लिए खत्म नहीं हो रही है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट कल मार्केट के अंदर चाहे बाजार गिर जाए चाहे बाजार ऊपर चला जाए, डरने वाली कोई बात नहीं है। इन्वेस्टर्स अगर आप हो तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना। गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी अप मूव की उम्मीद दिखाई जा रही है। जब भी दुनिया के अंदर तबाही आती है तो लोग कहाँ जाते हैं? सेफ हेवन। जो धरती का सेफ हेवन है यूएई, उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। अब जो कमोडिटी का सेफ हेवन है गोल्ड, कल देखना पड़ेगा कि कल गोल्ड के साथ क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली गोल्ड ऊपर जाता हुआ दिखेगा, सिल्वर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल। इक्विटी मार्केट एंड ऑफ द डे रिकवर कर जाती है, ये दुनिया रिकवर कर जाती है। न्यूक्लियर फाइट तक अगर हम नहीं जाते देन इट्स टोटली फाइन। दुनिया ने ये सारी चीज़ें पहले भी देखी हुई हैं, फिर भी रिकवर कर जाती है। बट हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य नहीं रख पाओगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो, स्टॉक मार्केट का गेम ही पेशेंस का है। अगर सारी चीज़ें अच्छी होती तो बाजार ऊपर जा चुका होता। अभी चीज़ें खराब हैं तो बाजार के अंदर अपॉर्चुनिटी है, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। क्योंकि 2020 में जब ये चीज़ हुआ था तो कोविड का टाइम आया था, लोगों को लगा था कोविड में तो दुनिया तबाह हो जाएगी, बट क्या हुआ? चीज़ें सही हो गई। 2007-8 के अंदर जब क्राइसिस आया था तो चीज़ें सही हुई। द ग्रेट डिप्रेशन 2-3 साल तक तबाही का मंजर रहा, लेकिन चीज़ें सही हो गई। तो ह्यूमन रेस जो है ये हमेशा चीज़ों को सही कर ही लेता है और चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरी उम्मीद यही है कि लॉन्ग टर्म में सब सही हो जाएगा और मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ। लेकिन अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैंने एक गोल्ड का हिस्सा भी बढ़ा दिया है कि अगर चीज़ें सही नहीं होती तो सेफ हेवन है, इसको हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।